ईरान के हमले का डर फैल रहा है और इसकी वजह से अब चाइना ईरान के साथ आकर खड़ा हो गया है। पहले रूस और फिर चाइना, आखिरकार यहाँ क्या चल रहा है, जानेंगे। क्या ये युद्ध बड़ा रूप ले सकता है? तो वहीं दूसरी तरफ भारत ने सबसे बड़ी कामयाबी हासिल करी और $442 मिलियन का फायदा कर लिया है। रूस के 90% लॉस को भारत ने अपने प्रॉफिट के रूप में बदल लिया है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने पश्चिम एशिया में निर्देशित मिसाइल पनडुब्बी भेजे जाने का आदेश दिया है। इसके साथ ही यूएसएस अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप को और तेजी से इलाके के तरफ बढ़ने का निर्देश दे दिया गया है। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने रविवार को ये जानकारी दी है। ऑस्टिन ने ये आदेश ऐसे समय में जारी किए हैं जब अमेरिका और उसके सहयोगी तेहरान में हमास नेता इस्माइल हानिया और बेरूत में प्रमुख हिजबुल्ला कमांडर फौद शुक्र की हत्या के बाद क्षेत्र में बढ़ते तनाव को कम करने के लिए इजराइल और हमास के बीच संघर्ष विराम समझौता कराने की कोशिशों में जुटे हैं। अधिकारियों को इन हत्याओं के बाद ईरान और हिजबुल्ला द्वारा जवाबी हमले किए जाने की आशंका है। यही कारण है कि अमेरिका पश्चिम एशिया क्षेत्र में अपनी सैन्य उपस्थिति को बढ़ा रहा है। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय के मुख्यालय पेंटागन के प्रेस सचिव मेजर जनरल पैट राइडर ने एक बयान में बताया कि ऑस्टिन ने इजराइल के रक्षा मंत्री योआव गैलेंट से बात की है और इजराइल की रक्षा के लिए हर संभव कदम उठाने के अमेरिका के प्रतिबद्धता को दोहरा रहा है। राइडर के अनुसार गैलेंट से बातचीत में ऑस्टिन ने बढ़ते क्षेत्रीय तनाव के मद्देनजर पश्चिम एशिया में अमेरिकी सैन्य बलों की उपस्थिति और क्षमताओं को मजबूत करने का उल्लेख किया है। एशिया प्रशांत क्षेत्र में मौजूद यूएसएस अब्राहम लिंकन को इस क्षेत्र में यूएसएस थियोडोर रूजवेल्ट विमानवाहक स्ट्राइक ग्रुप की जगह लेने का पहले ही आदेश दे दिया चुका है। यूएसएस थियोडोर रूजवेल्ट पश्चिम एशिया से जल्द ही वापस आना शुरू करेगा। ऑस्टिन ने पिछले सप्ताह कहा था कि यूएसएस अब्राहम लिंकन इस महीने के अंत तक सेंट्रल कमांड क्षेत्र में पहुंच जाएगा। रविवार को यह स्पष्ट नहीं किया गया कि ऑस्टिन के ताजा आदेश का क्या तात्पर्य है या यूएसएस अब्राहम लिंकन कितनी जल्दी पश्चिम एशिया की ओर बढ़ेगा। इस विमान वाहक पोत पर F-35 लड़ाकू विमानों के अलावा FA-18 लड़ाकू विमान भी तैनात है। राइडर ने यह भी नहीं बताया कि यूएसएस जॉर्जिया निर्देशित मिसाइल पनडुब्बी कितनी जल्दी इस क्षेत्र में पहुंच जाएगी। परमाणु ऊर्जा से चलने वाली अमेरिकी पनडुब्बी दूरी तक सटीक मिसाइल हमला करने की क्षमता से लैस है। ओहायो श्रेणी की ये पनडुब्बियां अमेरिकी नौसेना को सीक्रेट अड्डे से अभूतपूर्व हमला और विशेष ऑपरेशन मिशन क्षमता प्रदान करती है। ओहायो क्लास पनडुब्बियों की लंबाई 560 फीट से अधिक और लगभग 18,750 टन का वजन होता है। ओहायो श्रेणी की पनडुब्बियां अमेरिकी नौसेना के लिए बनाई गई सबसे बड़ी पनडुब्बियां हैं और दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी पनडुब्बी है। खैर, जहां एक तरफ अमेरिका ईरान के आसपास को घेरते हुए दिख रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ चाइना ने अब यहाँ खुला समर्थन दे दिया है। इजराइल और ईरान के बीच युद्ध की आशंका के बीच तेहरान को चीन से बड़ा समर्थन हासिल हुआ है। चीन ने कहा है कि वो ईरान की संप्रभुता, सुरक्षा और राष्ट्रीय गरिमा की रक्षा करने में उसका समर्थन करता है। चीनी विदेश मंत्रालय के बयान के अनुसार चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने ईरान के कार्यवाहक विदेश मंत्री को फोन करके ये बताया है। वांग यी ने फोन पर बातचीत में 31 जुलाई को तेहरान में हमास प्रमुख इस्माइल हानिया की हत्या की बीजिंग की निंदा को दोहराया है। इसमें कहा गया है कि इस हमले ने ईरान की संप्रभुता का उल्लंघन किया है और क्षेत्रीय स्थिरता को खतरा पहुंचाया है। इस्माइल हानिया की तेहरान में हत्या कर दी गई थी। वे ईरान के नए राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान के शपथ ग्रहण में शामिल होने गए थे। 31 जुलाई की सुबह तड़के उन्हें इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर के अति सुरक्षित सैन्य परिसर में निशाना बनाया गया। ईरान और गाजा के फलस्तीनी चरमपंथी समूह हमास ने इजराइल पर हानिया की हत्या करने का आरोप लगाया। इजराइल ने न तो हत्या की जिम्मेदारी ली और न ही इनकार किया। ईरान ने हत्या के लिए इजराइल को कड़ी सजा देने की कसम खाई, जिससे मध्य पूर्व में युद्ध शुरू होने का खतरा बढ़ रहा है। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामनेई ने इजराइल के खिलाफ खुलेआम धमकी
धमकी दी। इस बीच चीन के समर्थन से सवाल उठ रहा है कि क्या उसने तेहरान को इजराइल पर हमला करने का ग्रीन सिग्नल दे दिया है। इस बीच इजराइल की खुफिया एजेंसी का मानना है कि ईरान आने वाले दिनों में इजराइल पर हमला कर सकता है। ये गुरुवार को बंधकों को लेकर होने वाली वार्ता से पहले भी हो सकता है। यह हाल के आकलन में बदलाव दिखता है, जिसमें सुझाव दिया गया था कि अंतर्राष्ट्रीय दबाव ईरान को इजराइल के खिलाफ हमला करने से रोक रहा है। इजरायली खुफिया एजेंसी के ताजा इनपुट में कहा गया कि ईरान ने हानिया की हत्या का बदला लेने के लिए इजराइल को सीधे निशाना बनाने का फैसला किया है। वैसे आपको बता दूं, यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि जॉर्डन ने सीधे सीधे हाथ खड़े कर दिए हैं कि न तो तुम मेरा एयर स्पेस इस्तेमाल करोगे और न ही तुम मेरा एयर स्पेस इस्तेमाल करोगे। बाकी लड़ाई करनी है, बाहर जाकर लड़ाई करो, लेकिन मेरे आसमान का इस्तेमाल नहीं करना। घटनाक्रम बहुत तेजी से बदल रहा है। रूस यहाँ एक तरफ साथ दिख रहा है तो चाइना भी साथ दिख रहा है। हालांकि चाइना पर हमेशा शक संदेह बना रहता है। जब असली युद्ध की घड़ी आएगी तो न जाने चाइना कहाँ चला जाए। इसलिए ईरान को इस चीज को समझकर कदम आगे बढ़ाना चाहिए। खैर, जहाँ एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ भारत ने आखिरकार एक बड़ी कामयाबी हासिल करी है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, इसरो ने करीब 397 फॉरेन सैटेलाइट्स लॉन्च किए हैं 2014 से लेकर अब तक। पहले क्या होता था, भारत को कभी भी नहीं समझा जाता था कि एक ऐसा जगह जो कि स्पेस के मामले में आगे निकल सकता है। ज्यादातर यूरोप के देश अपने सैटेलाइट्स को छुड़वाने के लिए इस्तेमाल करते थे रूस का, लेकिन रूस यूक्रेन की जब से लड़ाई शुरू हुई तब से रूस का 90% एक्सपोर्ट छिन गया। और आपको बता दूं, ये छिन कर कहाँ चला गया है, इसमें से मैक्सिमम जो फायदा है, ये मैक्सिमम फायदा भारत को मिल गया है। अच्छी खासी रेवेन्यू इससे कमाता था रूस का रोसकोसमोस। करीब 2018 में इन्होंने कमाया $113 मिलियन। 2018 के बाद 2021 में इन्होंने कमाया 10.5 बिलियन रूबल। यानी कि धीरे धीरे इनका ये घटता चला गया। और ये जो पूरा का पूरा पोर्शन है, ये पूरा पोर्शन लगभग कहा जा रहा है भारत के लिए एक अवसर बनकर चला आया और इसरो ने इस अवसर का फायदा खूब उठाया है। अब इसरो की जो आंकड़े आ रहे हैं वो आंकड़े बता रहे हैं कि करीब $442 मिलियन का 2014 से लेकर अभी तक भारत को फायदा हुआ है और आगे भी ये फायदा होगा, क्योंकि स्पेस को लेकर भारत ने अपनी रणनीति को थोड़ा बदल दिया है। और इसके तहत भारत ने 100% FDI की अनुमति दे दी है। और इस अनुमति के साथ साथ हालांकि कंडीशन लगा हुआ है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल पूरी खुली छूट है, पर यहाँ पर विदेशी कंपनियों को भी अब FDI पॉलिसी के तहत यहाँ निवेश करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। 2019 में भारत ने 50 सैटेलाइट छोड़े, 2020 में 9 छोड़े, 2021 में 14, 2022 में 44 और 2023 में 46। टोटल इतने फॉरेन सैटेलाइट लॉन्च किए गए हैं। और आपको बता दूं, इसमें से अमेरिका के 45, लिथुआनिया के 2, स्पेन के 1, इजराइल के 1 2019 में। वहीं बात करें 2020 में USA के 4, 2021 में USA के 13, 2022 में USA के 1 और 2023 में USA का 1, सिंगापुर का 9, UK का 36। तो दुनिया भर के देश अब धीरे धीरे भारत के पास आ रहे हैं और भारत के इस व्यापार को भी चमका रहे हैं। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।